विश्व में जंतु तथा पादपों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी पर जंतु तथा पादपों के वितरण को निम्नलिखित 5 घटकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। पहला है सीमाकारी घटक या सीमांत घटक। पृथ्वी पर जीव तथा पादपों के वितरण को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक सीमाकारी घटक है। यह वे घटक हैं जो पृथ्वी पर जीवन को सीधा प्रभावित करते हैं तथा परितंत्र का आकार निर्धारित करते हैं तथा संसाधन यानी भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी घटक सूर्य का प्रकाश है। स्मरणीय है कि हेट्रोट्रॉप्स यानी परजीवी की निर्भरता ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी पर सदैव रहती है तथा ऑटोट्रॉप्स अंततः कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर करते हैं। जिस स्थान पर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता सर्वाधिक होगा उन स्थानों पर जीवन सर्वाधिक उपस्थित होगा तथा जिन स्थानों पर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता सीमित अथवा सौर विकिरण का प्रभाव सीमित हो तो उस स्थान पर जीवन का आकार भी सीमित होगा। जैसे उदाहरण में भालू जैसे टुंड्रा प्रदेशों में ध्रुवी भालू पाया जाता है। अल्पाइन क्षेत्रों में ग्रिजली एवं अपलेशियन भालू का पाया जाना। शीतोष्णकटिबंधों में हिमालयन ब्राउन बेयर यानी एशियाई भूरा भालू, भूमध्य रेखी ग्रिजली एवं मध्य कैरेबियन भालू। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्लॉथ बेयर, सन बेयर, मून बेयर, ब्लैक एंड व्हाइट पांडा, रेड पांडा का पाया जाना। क्रिप्टो प्रजातियां वे प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अथवा उनके होने का साक्ष्य पर्याप्त रूप से प्राप्त ना हो परंतु उस जीव के होने की चर्चा इतिहास या वर्तमान में हो रही हो। क्रिप्टो प्रजातियों के अंतर्गत आने वाले जीवों हेतु समतुल्य सामान्य जीव भी होते हैं जिस कारण क्रिप्टो प्रजातियों की चर्चा समान रूप से बनी रहती है। उदाहरण में एती हिमालयी प्रदेशों में एती हिम मानव तथा विश्व के अन्य स्थानों में इसे बिग फूट या महामानव के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव उपस्थित है अथवा नहीं के वैज्ञानिक साक्ष्य उपस्थित है परंतु एती अवधारणा कल्पना हिमालय ब्राउन बेयर से संबंधित मानी जाती है। जिन स्थानों पर एती की होने की चर्चा होती है वे स्थान हिमालयन ब्राउन बेयर के प्राकृतिक आवास हैं तथा एती हेतु किए गए विवरण हिमालयन ब्राउन बेयर के गुणधर्मों को संतुष्ट भी करते हैं। अन्य क्रिप्टो प्रजातियों के रूप में ड्रैगन, सफेद हाथी, मानव, महामगरमच्छ आदि को माना जाता है। दूसरा कारण है तापमान एवं आर्द्रता। किसी भी स्थान पर तापमान एवं आर्द्रता उस स्थान पर जीवों की संख्या व आकार को निर्धारित करती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान और आर्द्रता दोनों कम होते जाते हैं जिसका मुख्य कारण तापमान में कमी के साथ वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता का सीमित होना जाना जाता है। समान रूप से तापमान व आर्द्रता के समानुपाती होता है। समान रूप से तापमान आर्द्रता के समानुपाती होता है। तापमान के बढ़ने से आर्द्रता में वृद्धि होती है परंतु इस नियम के अपवाद के रूप में मरुस्थलों को जाना जाता है जहां तापमान अधिक होने पर भी वायु में नमी की मात्रा कम होती है जिसका मुख्य कारण क्षेत्र में जल की उपलब्धता का कम होना है। आर्द्रता किसी भी स्थान पर आर्द्रता की मात्रा उस स्थान पर जीवों की संख्या को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। मतलब जीवों तथा पादपों की संख्या को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तथा उपरोक्त आर्द्रता ही उस स्थान पर जीवों के आकार को सीमित करती है। किसी स्थान पर आर्द्रता का अधिक अथवा कम होना तापमान के अनुक्रमण के अलावा वर्षण पर भी निर्भर करता है। केस स्टडी 1 उष्णकटिबंधीय प्रदेशों जैसे भारत के उत्तर का विशाल मैदान तथा पूर्वी चीन प्रदेश तथा उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण उच्च मानव जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्र अथवा सीमित आर्द्रता वाले क्षेत्र जैसे नॉर्डिक नेशन, मध्य व पूर्वी यूरोप के क्षेत्र निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र है। केस स्टडी 2 पिग्मी वसत मसाई जनजाति। पिग्मी जनजाति जो कि कांगो के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है का आकार समस्त जनजातियों की अपेक्षा कम होता है। यह जनजाति सर्वाधिक आर्द्रता वाले वर्षा वनों में पाई जाती है। इनके विपरीत मसाई जनजाति बोत्सवाना, नामीबिया व कालाहारी के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है जहां आर्द्रता की मात्रा सीमित होने से शारीरिक आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है।
तापमान, मतलब अगला कारण है तापमान। किसी भी स्थान पर तापमान अधिक होने पर समान रूप से आर्द्रता अधिक होती है, जो कि जीवों की संख्या में वृद्धि परंतु आकार को सीमित करता है। परंतु कई स्थानों पर तापमान कम होने पर भी सीमित जल की उपलब्धता के कारण आर्द्रता कम ही रहती है, जो कि जीव की संख्या को नकारात्मक तथा आकार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में बंजारा जनजाति व गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति का क्षेत्र मुख्यतः अधिक तापमान का उच्च आर्द्रता क्षेत्र है, जो कि उच्च तापमान परंतु कम आर्द्रता क्षेत्र में रहने वाले बंजारा जनजातियों से कम है। वर्षा तथा क्षेत्र की प्रकृति। किसी भी स्थान पर वर्षा का अधिक अथवा कम होना उस स्थान में जंतु व पादपों की प्रजातियों को निर्धारित करता है। जहाँ एक और अधिक वर्षा होने पर बृहद आकार के वृक्षों, जिनमें बटरीस व ट्रंकेटेड रूट प्रणाली का विकास होता है, से लेकर क्लाइंबर, पादप, पीचर प्लांट्स, आर्किड्स, एपीफाइट से लेकर हॉलिक प्रकार की वनस्पति तक यहाँ पाई जाती है। जिसके विपरीत वर्षा का सीमित होना पादपों की समृद्धि को सीमित करता है। जैसे केस स्टडी में है अमेज़न के जंगल। किसी भी स्थान में उस क्षेत्र की प्रकृति उस स्थान के जीव जंतु व पादपों का निर्धारण करती है। क्षेत्र की प्रकृति के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण घटक सम्मिलित किए जाते हैं। पहला कि उस स्थान की भू आकृतिक दशाएं, अर्थात वह क्षेत्र पर्वतीय, पठारी अथवा मैदानी किस प्रकृति का है, यह उस क्षेत्र के जीव तथा पादपों को निर्धारित करेगा। दूसरा है जलवायुविक स्थितियाँ। किसी क्षेत्र की जलवायु न केवल उस क्षेत्र की तापमान और आर्द्रता को निर्धारित करती है, अपितु मौसम में होने वाला परिवर्तन पर उस स्थान के जीवों की संख्या व प्रकार को भी निर्धारित करता है। तीसरा है भूगर्भिक संरचना। किसी भी स्थान की भूगर्भिक संरचना उस स्थान की चट्टानों की प्रकृति तथा उस क्षेत्र की ढाल को निर्धारित करती है। यह उस संपूर्ण क्षेत्र में जंतु तथा पादपों के वितरण को अस्थायी रूप से प्रभावित करती है। जैसे भारत में पश्चिमी व पूर्वी घाट के परिप्रेक्ष्य में जंतु तथा पादपों का वितरण। पृथ्वी पर जंतु तथा पादप के वितरण को मुख्य रूप से निर्धारित करने वाले अधोवर्णित घटकों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जंतु व पादप का वितरण संकेंद्रित न होकर विकेंद्रित रूप से, अर्थात अलग अलग परितंत्रों में जीवों की प्रजातियां व जैव विविधता स्पष्ट रूप से अलग अलग होती है। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट रूप से यह बताया जा सकता है कि वनों तथा घास के मैदानों द्वारा निर्मित परितंत्र पृथ्वी के सबसे बृहद क्षेत्रों में विस्तृत है। इन परितंत्रों का विस्तार भूमध्य रेखा से शीतोष्ण कटिबंधों तक तथा शीतोष्ण कटिबंधों के पश्चात ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर शंकुधारी वनों से लेकर टुंड्रा, ट्रैगा व परमाफ्रॉस्ट यानी क्रायोस्फीयर तक के क्षेत्र में उपस्थित है। जैसे उत्तरी अमेरिका के सबसे ध्रुवीय प्रदेशों में ध्रुवीय प्रकृति यानी टुंड्रा एवं टैगा वनस्पतियों का पाया जाना तथा उसके नीचे यानी शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर मुख्यतः शंकुधारी वनों का क्षेत्र पाया जाता है तथा उत्तरी अमेरिका के मध्य में प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है तथा उसके चारों तरफ सघन जनसंख्या का क्षेत्र पाया जाता है। और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में सदाबहार व पर्णपाती वनों का पाया जाना। यह क्षेत्र संपूर्ण रूप से अमेज़न जंगलों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य में घास का मैदान पाया जाता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है तथा इसके पश्चिमी भाग में मतलब दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में अटाकामा का डिजर्ट पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में सदाबहार व पर्णपाती वनों का पाया जाना तथा यहीं इंडो-बर्मा क्षेत्र में भी सदाबहार व पर्णपाती वनों का पाया जाना। फिर कालाहारी वन, फिर सहारा मरुस्थल, फिर यूरोप में स्टेपी घास का पाया जाना तथा इसके चारों तरफ सघन जनसंख्या का क्षेत्र पाया जाता है।
फिर रूस एरिया में सबसे उत्तरी भाग में टुंड्रा तथा टैगा वनस्पतियों का क्षेत्र पाया जाता है तथा उसके नीचे सेंट्रल साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट शीतोष्णकटिबंधीय वन का क्षेत्र, कहीं कहीं शंकुधारी वन का क्षेत्र। फिर उसके बाद मंचूरिया घास का मैदान। विश्व मानचित्र पर देखने से स्पष्ट होता है कि किसी भी स्थान पर परितंत्र का विस्तार उस महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। पृथ्वी पर जलवायविक क्षेत्र का विस्तार उस क्षेत्र में पादपों का निर्धारक घटक है तथा किसी स्थान पर पादपों का प्रकार उस स्थान की जंतु प्रजाति को निर्धारित करता है। जहाँ एक ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों का विस्तार सदाबहार पर्णपाती से लेकर मरुस्थल तक होता है, वहीं शीतोष्णकटिबंधों में यह विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व की दिशा में शंकुधारी वनों में से शीत मरुस्थल से के क्रम में होता है। जहाँ एक ओर उष्णकटिबंधों में सदाबहार वन से मरुस्थल की ओर जाने पर जीवों का प्रकार परिवर्तित होता जाता है। यहाँ सरीसृप, वृक्षपोषी, विशाल स्तनधारी जीव आदि। वहीं दूसरी ओर शीतोष्णकटिबंधों में भी यह क्रमिक परिवर्तन पादपों व जंतुओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसके नीचे है बहुत बड़ा चित्र।